अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने दावा किया था कि 2 साल में अपोजिशन के खिलाफ नैब मुकदमात के फैसले हो जाएंगे और अपोजिशन के मुतादिद रहनुमा अगले इलेक्शन से पहले मुमकिना तौर पर जेल में होंगे और फिर इलेक्शन का नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन आज मरियम नवाज ने भी एक दावा कर दिया है। मरियम नवाज कहती हैं कि अब हालात बदल गए हैं, बहुत जल्द लोग हर चीज बदलती हुई देखेंगे। उन्होंने कहा कि अब हालात 2017 या 2018 जैसे नहीं हैं। उनका पूरा इन्हिसार अगले इलेक्शन का इस बात पे है कि जिन अफराद से उनको खतरा है, जो अफराद उनके रास्ते में आ सकते हैं, उनके जाली मैंडेट को और उनके जाली जो इरादे हैं उनको एक्सपोज कर सकते हैं, तो उनको रास्ते से हटाना ही अब उनके पास एक आखिरी तरीका कार रह गया है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अब हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं, अब हालात बहुत बदल गए हैं। अभी तो ये सब हुकूमत में है तो इस किस्म की बातें कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी आप हर चीज़ बदलती हुई देखेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने 2 रोज कबल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन से पहले नैब के सारे फैसले हो जाएंगे। 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन से पहले नैब के सारे फैसले हो जाएंगे। इस मुल्क का खजाना बाहर ले जाने वाले हैं, वो मुमकिन है जेलों में हो 2 साल के अंदर अंदर, और इलेक्शन की एक नई शक्ल हो। 2 सालों में इनके केसों का फैसला नहीं होता तो फिर एहतसाब जो है वो बेमायनी होकर रह जाएगा। अल्टीमेटली ये केसेस 2 साल में फैसला होंगे। जब इलेक्शन का वक्त होगा 2023 में, आपकी ये पोजीशन इससे भी खराब होगी जो आज है। मरियम नवाज ने यह भी वाज़ेह किया कि मौजूदा हुकूमत के साथ बात भी नहीं हो सकती है। मुफाहमत तो दूर की बात है, हुकूमत को एक तरफ रखकर बाकी जो पार्टीज हैं उन्हें इकट्ठा होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। इस वक्त मुल्क जितना डिवाइडेड है और जितना इस मुल्क को इस वक्त नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, बारिंग दिस गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। मुफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए, मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मौसिर अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत शुरू की तो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर अदालत से गैर हाजिर थे। उस पर अदालत ने नमाज दिए कि क्या मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अदम हाजिरी पर सख्त ऑर्डर जारी कर दें। जस्टिस आमिर फारूक ने मरियम नवाज के वकील से मुतालिक सवाल किया कि क्या अमजद परवेज़ ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर की है। उस पर अदालत के सामने अमजद परवेज़ की इस्तदा रखी गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 16 अगस्त से 3 सितंबर तक छुट्टियों पर हैं, इसलिए बगैर कार्रवाई के समाअत मुलतवी की जाए। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि अमजद परवेज़ को ऐसे इल्तवा की दरख्वास्त नहीं देनी चाहिए थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से मुकालमा किया कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जमानत मनसूख कर देनी चाहिए। इस दौरान मरियम नवाज के कमरा अदालत पहुंचने पर कारकुनान का शोर शराबा हुआ तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया और जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि पहले तो नहीं लेकिन अब जमानत मनसूख कर ही देनी चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक ने अताउल्लाह तारड़ से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि तारड़ साहब, आपके मौक्किल को अदालती एहतराम का मालूम ही नहीं, आप यकीनी बनाएं कि आइंदा अदालती एहतराम का ख्याल रखा जाए। इसके बाद अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज एक अलग बात कर रही हैं। हुकूमत का दावा है कि 2 साल में मजीद फैसले आएंगे और जो रहनुमा हैं वो मुमकिना तौर पर जेलों में होंगे। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुली के सीनियर रहनुमा। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, आप खुद भी नैब का केस भुगत रहे हैं, आप कैद भी हुए, फिर जमानत पर रिहा भी हुए। अदालतों के रिमार्क जमानती फैसलों में अपनी तरफ हुकूमत का कॉन्फिडेंस है कि 2 साल में 2023 के इलेक्शन में एक अलग नक्शा होगा। अब मरियम नवाज कह रही है कि बहुत कुछ बदल चुका है, क्या बदल गया है? अभी भी नैब मजीद इंक्वायरियां खुल रहा है। 2 साल में अगर फैसले आते हैं, आप लोग जेलों में होते, क्या कर लेंगे आप? शाहजेब, देखिए, जैसा कि शेख रशीद साहब ने आपके प्रोग्राम में कहा, ये लगता है कि ये हुकूमत चाहती है कि सुन्नी हो जाए गलियां और मिर्जा यार उसमें अकेला फिरे। ऐसे नहीं हो सकता। जब इलेक्शन होता है तो अगर इलेक्शन के अंदर अपोजिशन की भरपूर शमूलियत नहीं होती तो इलेक्शन की लेजिटिमेसी नहीं होती। और कोई भी ऐसी हुकूमत जो वन साइडेड इलेक्शन से मुंतखब होती है, उसका हशर वही होता है जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर या कई डिक्टेटरशिप्स के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, या हमारे मुल्क में रेफरेंडम के बाद एक लेजिटिमेसी क्राइसिस रहा था। पाकिस्तान के लिए 2018 के बाद बेहद ज़रूरी है कि अगले इलेक्शन को फेयर, ट्रांसपेरेंट और फ्री किया जाए ताकि अवाम का इत्मीनान बहाल हो इलेक्शन के अमल के ऊपर। इसलिए ये जो इनका ख्याल है कि ये सियासतदानों को बंद कर देंगे, मीडिया को गिरफ्तार कर देंगे, ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है मीडिया के लिए, इसका मकसद भी मीडिया की ज़बान बंद करना है, मीडिया को भी जंजीरों में जकड़ना है।
तो पाकिस्तान कोई कॉन्गो तो नहीं है, पाकिस्तान कोई ज़ैम्बिया तो नहीं है। अब तो ज़ैम्बिया में भी आगे निकल गए हैं वो लोग। पाकिस्तान में लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का शऊर है, और जो चीज बदल गई है वो सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के अवाम को बेहद शऊर मगर दे मगर दिया है। एथनिक बात साहब, ये सब कुछ था ना। अगर आपका 2018 के इलेक्शन पर, अगर आपका एतराज ये है कि उसमें भी यही धांधली की गई, 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया, मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब लैंड करते हैं, जेल में चले जाते हैं, आप लोग सड़कों पर होते हैं, 2018 का इलेक्शन हो जाता है, आप लोग हार जाते हैं, जिसके आप लोग आज तक कहते हैं 3 साल बाद कि जी वो इलेक्शन फेयर नहीं था और हमारे खिलाफ अदालतों को इस्तेमाल किया गया। तो आगे जाके अगर आप लोग 2023 के इलेक्शन से पहले सब जेल में डाल दिए जाते हैं और आपके खिलाफ फैसले आ जाते हैं, तो आप शोर करते रहें, क्या हो जाएगा? क्या कर लेंगे? अभी क्या कर लिया आपने? देखिए, पाकिस्तान में इतनी अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है। जो चीज पिछले 3 सालों में हुई है, पाकिस्तान के अवाम ने और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर और वोटर्स हैं, उन्होंने देख लिया है कि हुकूमत के पास कोई मुकदमा नहीं। जैसे आपने अभी हवाला दिया हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ जो केस था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, साद रफीक के खिलाफ, राना सनाउल्लाह के खिलाफ, हनीफ अब्बासी के खिलाफ, और इसी तरह हमारे बेशुमार MPs हैं जिनकी एक तवील फहरिस्त है। एक राना सनाउल्लाह साहब का तो एक क्लासिक केस है कि जहां 25 किलो हेरोइन डाल दी गई और बाद में CCTV फुटेज से पता लगा कि बोगस है, और उसमें बदकिस्मती से कस्में खाई गई, खुदा की जान देनी है, और क्या क्या हुआ। अब सवाल यह कि हर केस में जहां जमानत में अदालत ने मंजूर की, ये भी लिखा कि हमारे सामने तो किसी किस्म के करप्शन का कोई एलिगेशन भी नहीं लगाया गया। मेरा जो केस है, आप वो रेफरेंस पढ़ लें, उसमें एक पैसे की माली बदउनवानी का इल्जाम नहीं है। इल्जाम यह है जी आपने एक सूबाई शोबे का मंसूबा जो है उसको वफाकी हुकूमत के फंड से क्यों बनाया? नैब यही कहता है कि जी जो जमानत का फैसला है वो केस का मंतकी अंजाम नहीं होता। अब जो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ फैसला था जिसकी वजह से वो जेल में गए थे, उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उस पर फैसला दिया तो बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे, उसको बड़ा सख्त अंदाज में उस फैसले के खिलाफ बात की गई है, मगर फैसला तो आ गया था। तो एहतसाब अदालत से फैसला आ गया, नवाज शरीफ साहब जेल चले गए, आप हार गए, बाद में अदालत ने उस फैसले को सस्पेंड भी किया। तो क्या वो जो पीरियड है 2023 के इलेक्शन का, आप उसे कैसे रिवर्स कर सकते हैं? हुकूमत का कॉन्फिडेंस है वो कैसे गलत है? शाहजेब, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए जो एहतसाब अदालतें होती हैं इसमें मोस्टली रिटायर्ड जजेस लगाए जाते हैं जिनको हुकूमत ब्लैकमेल करती है या एक्सटेंशन देने का लालच देती है या अदरवाइज उनको प्रेशराइज करती है, उन पर असरअंदाज होती है। लेकिन जब केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हर केस PLD के अंदर जाता है, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज है वो ये चाहता है कि कोई ऐसा बदनुमा धब्बा मेरे किसी डिसीजन के ऊपर लगे जो अदालती प्रेसिडेंट्स में शुमार ना किया जाए, और कल को वकला ये कहें, लीगल फ्रेटर्निटी ये कहे कि फलां जज ने किस किस्म का फैसला दे दिया। तो लिहाजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनी होती है, और आपने देखा है मगर मैं बहुत सारे एसरीबाद साहब यही सवाल कर रहा हूं मैं कि एहतसाब अदालत से फैसले और हाई कोर्ट की स्क्रूटनी के दरमियान आपका 2018 का इलेक्शन निकल गया था ना। तो अगर एहतसाब अदालत के फैसले हों जिसमें आपके बहुत सारे सीनियर रहनुमा जेल के अंदर चले जाएं और फिर हाई कोर्ट में अपीलें और वो लगने के मामले में अगर 2023 का इलेक्शन निकल जाए, तो कॉन्फिडेंस किस बात का है कि हालात बदल गए मरियम नवाज साहिबा को? ये दोबारा क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक चीज एक बार ही ट्राई होती है, अगली दफा लोगों को पता लग जाता है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया किसी तौर पे अगले इलेक्शन में इस हुकूमत की हलीफ नहीं चाहेगी कि वो नजर आए। अगली इलेक्शन में पाकिस्तान की अदलिया नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर कोई धब्बा आए कि उसने आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन को चुराने के लिए किसी साजिश का हिस्सा वो बनी है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया की ओवरसाइट होगी इस पूरे निज़ाम के ऊपर, और ये हुकूमत के जो हथकंडे हैं ये एक्सपोज हो चुके हैं। हमें इस बात पे ज़्यादा एतमाद है कि ये अब हुकूमत एक स्टैंड्स फुली एक्सपोज। देखिए 3 साल कोई कम अरसा नहीं होता। 3 साल में मैं बार बार कह चुका हूँ कि 3200 अरब रुपए के डेवलपमेंट स्कीमें हुई हैं मेरी वजारत से। इस जावेद इकबाल साहब को कहता हूं, शहजाद अकबर को कहता हूं कि भी अपनी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां लगाओ, 32 पैसे की माली फायदा साबित करो कि मैंने उस 3200 अरब में से 32 पैसे का फायदा लिया। नहीं, वो आएंगे टीवी के ऊपर जी 70 अरब रुपया किकबैक ले ली सखर मुल्तान मोटरवे में। 2 साल हो गए हैं, आज तक GIT नहीं बनी।
ये इनकी हालत है। सखर मुल्तान मोटरवे पर ज़ाहिर हुकूमत ने दावे किए थे। हमने नैब से जब पूछा तो नैब का ये कहना है कि हम तो हमारे कोई तहकीकात नहीं कर रहे हैं हम इस केस के हवाले से। तो वो एक हुकूमत के दावे अपनी जगह पर थे, नैब की तरफ से ये हमें बताया गया जब हमने उनसे पूछा। मगर मैं फिर आपसे एक और बार ये पूछ रहा हूँ कि हुकूमत का कम से कम एक कॉन्फिडेंस है। शेख रशीद साहब ने कहा कि उन्हें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस इतना तगड़ा है कि उनके खिलाफ तो फैसला आएगा ही आएगा। अब आप सब बाहर हों, आपकी एक ही उम्मीद है, जो मुफाहमत की उम्मीद है, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो अंदर हों, तो आपके वोटर सपोर्टर को कैसे नजर आएगा कि आइंदा आपकी हुकूमत बनेगी? अगर आप सबके खिलाफ नहीं भी साबित हुए, शहबाज शरीफ साहब अंदर हो गए, तो फिर क्या कर लेंगे आप? मैं आपको मिसाल देता हूं, 2007 के जनवरी फरवरी में आप किसी काफ लीग वाले से बात करते थे, वो कहते थे जनाब ये बताएं, इन्हीं असेंबलियों से तो जनरल मुशर्रफ ने 2008 में सदर मुंतखब होना है, लिहाजा 13 तक मुशर्रफ साहब हैं। उसके बाद 13 में भी कौन इतना पहलवान है जो उनके मुकाबले में आएगा? 13 में वो दोबारा मुंतखब होंगे, लिहाजा 2018 तक तो मुशर्रफ साहब बैठे ही बैठे हैं और उनकी छतरी तले हम बैठे हैं। उस 2007 के 6 महीने के अंदर जनरल मुशर्रफ वाज गॉन, ही रिजाइंड एंड ही बिकेम हिस्ट्री। ये जब इक्तदार में लोग बैठते हैं, इनको ताकत के नशे में यही नजर आता है कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान ना 2007 में है, ना 2018 में है, 2021 में है, अवाम में शऊर है। खुदा ना खास्ता किसी ने यहाँ पर अब इस किस्म का 2018 का रिप्ले किया तो मुल्क के अंदर ना सिर्फ एनार्की होगी बल्कि बगावत होगी। और पाकिस्तान, हम अफगानिस्तान को क्या दर्स दे रहे हैं कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, और इस हुकूमत की हालत देखें कि ये इंक्लूसिव इलेक्शन में भी यकीन नहीं रखते। इंक्लूसिव हुकूमत की बात तो बहुत दूर की है। वैसा मगर अब हुकूमत को ये कॉन्फिडेंस है, ज़रा 3 साल जो हुआ वो हो गया। आप लोगों ने इस पर भरपूर अपोजिशन भी की, महंगाई पर अपोजिशन की, हुकूमत की बुरी कारकर्दगी पर अपोजिशन की, पीडीएम मुत्तहिद हुई, आप लोगों ने जलसे कर लिए। अब मसला ये है, आप हैं तितर बितर, पीपल्स पार्टी और आपकी नहीं बनती, और हुकूमत की कारकर्दगी 3 साल के मुकाबले में होने लग गई है बेहतर। तो आखिरी साल में वो अपने आखिरी साल की कारकर्दगी ही लेकर इलेक्शन में जाएंगे, और आप लोग किस तरीके से उनको काउंटर कर लेंगे जब आपके खिलाफ ये इल्ज़ामात भी होंगे, आपके खिलाफ केसेस के फैसले भी आ रहे होंगे? पिछले 2 महीने में पाकिस्तान का रुपया 11 रुपए डॉलर के मुकाबले में लुढ़क चुका है। ये 11 रुपए की डिवैल्यूएशन जो महंगाई की एक नई लहर बर्पा करने वाली है, और जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि मजीद डिवैल्यूएशन का खतरा बदस्तूर मौजूद है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये हुकूमत ने सोने की सड़कें भी अगर बना दी हों, तो जो गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए 550 रुपए, 525 रुपए मुर्गी का गोश्त लेने जाता है, 350, 350 रुपए कुकिंग ऑयल खाना पकाने के लिए लेके जाता है, जब 150, 200, 250 की वो दालें खरीदता है, जब 5000 रुपए एक रेडी वाला बिजली का बिल अदा करता है, और उस बिल अदा करने के बाद उसके लिए कोई बच्चों को खाना खिलाने के पैसे नहीं बचते, वो इन्हें वोट देंगे? आप देखिएगा कि 2022 या 23 में जब इलेक्शन होगा, पीटीआई के लोग टिकट वापस करेंगे, अवाम जितना इनसे इंतकाम लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के 90% गरीब लोगों का जिंदा रहने का हक छीन लिया है। अमीर अमीर तरीन हो रहा है और गरीब गरीब तरीन हो रहा है। इस वक्त 90% लोग, आप बाजारों में जाके इंटरव्यू लें, मैं आपको दावत दूंगा कि एक आप किसी गरीब और आम आदमी का पल्स देखें जाके बाजार में, कि वो जब रोजाना सौदा खरीदता है वो इस बात का फैसला करता है कि मैं प्याज छोड़ूं या टमाटर छोड़ूं, मैं क्या चीज लेके जाऊं। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी तक अपोजिशन को उम्मीद बहरहाल है, मगर हुकूमत ज्यादा पुरएतमाद भी नजर आ रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान पर बात करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान के सियासी मामलात पर हैं, क्योंकि अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान की क़यादत नई हुकूमत के क़याम के लिए सर जोड़कर बैठ गई है, और तालिबान रहनुमाओं का अब दावा है कि अगले चंद दिनों में नई हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया जाएगा, और इस हुकूमत में वो चेहरे शामिल नहीं होंगे जो गुज़िश्ता 20 साल के दौरान हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। और अगर ये दुरुस्त है तो तालिबान की नई हुकूमत में अफगानिस्तान के कई अहम सियासी रहनुमाओं के लिए हुकूमती दरवाजे बंद हो जाएंगे। अफगान तालिबान के कतर में सियासी दफ्तर के नाइब और मुज़ाकराती टीम के रुकन शेर मोहम्मद अब्बास ने BBC पश्तो रेडियो को इंटरव्यू देते हुए दावा किया है कि नई हुकूमत का ऐलान 3 दिनों तक हो जाएगा। ये एक इंक्लूसिव हुकूमत होगी और अफगानिस्तान के तमाम अक़वाम की नुमाइंदा होगी। वो चेहरे जो गुज़िश्ता 20 बरस में किसी न किसी शक्ल में हुकूमत में रहे हैं, वो हमारी हुकूमत में नहीं होंगे। कोई शक नहीं है कि नई हुकूमत में ख़वातीन की काफ़ी तादाद होगी, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो बड़े मंसूबों पर फाइज होंगी या नहीं। हमें यकीन है
कि सब इस हुकूमत को तस्लीम करेंगे, क्योंकि 20 बरस बाद अफगानिस्तान में अमन कायम हुआ है। दुनिया को भी चाहिए कि वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं और हमारी हुकूमत को तस्लीम कर लें। इसके अलावा तालिबान रहनुमा इनामुल्लाह का कहना है कि तालिबान लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह नई हुकूमत के भी लीडर होंगे। अफगानिस्तान के आइन पर तकरीबन काम हो चुका है और काबीना से मुताल्लिक भी ज़रूरी बातचीत हो गई है और जिस इस्लामी हुकूमत का ऐलान किया जाएगा वो लोगों के लिए एक मिसाल होगी। सिर्फ यही नहीं, आज तालिबान ने कंधार में अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया और जब्त किए गए अमरीकी हथियार और फौजी गाड़ियों के साथ परेड किया, जिसमें अमरीकी फौजी गाड़ियां हमवीज़ भी शामिल थीं। अब देखना होगा कि तालिबान कब हुकूमत का ऐलान करेंगे और कौन कौन तालिबान की हुकूमत का हिस्सा बन पाएगा, क्योंकि अब तक अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं और पंजशेर अब भी तालिबान के खिलाफ मुजाहिमती तहरीक का गढ़ बना हुआ है, जहां अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद अशरफ गनी हुकूमत के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अशरफ गनी हुकूमत के वजीर दिफा बिस्मिल्लाह खान अब भी मौजूद हैं और वहां से मुख्तलिफ तफसीलात भी सामने आ रही हैं। साबिक वजीर दिफा बिस्मिल्लाह खान ने दावा किया है कि पीर की शब पंजशेर पर तालिबान का हमला नाकाम बना दिया गया, जिसमें 34 तालिबान हलाक और 64 जख्मी हुए। अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जबकि तालिबान ने ऐसी किसी हलाकत की तस्दीक नहीं की है और तालिबान रहनुमा अमीर खान मुत्तकी ने पंजशेर के लोगों के लिए ऑडियो पैगाम भेजते हुए मौका अख्तियार किया है कि पंजशेर मामले के हल के लिए मुज़ाकरात में ताहाल पेशरफ नहीं हो सकी है। हमने कोशिश की कि बातचीत के जरिए पंजशेर का मसला हल करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका और अब जब बातचीत नाकाम हो गई है तो तालिबान ने पंजशेर को मुहासरे में ले लिया है। पंजशेर में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पुरअमन तरीके से मसले का हल नहीं चाहते। पंजशेर के अवाम पुरअमन हल के लिए मुजाहिमती मुहाज के अफराद को राजी करें। तालिबान पंजशेर मामले को अब भी पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। अफगानिस्तान का मामला एक मरहले में और अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। तकरीबन तमाम अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, उन्हें किसी मुजाहिमत का सामना नहीं करना पड़ा है सिवाय पंजशेर के एक छोटे से इलाके के। और इस वक्त अफगानिस्तान के मामले पर ना सिर्फ तालिबान को दबाव का सामना है बल्कि अमेरिका भी तनकीद की जद में है, मगर अमेरिकी सदर बाइडेन अपने फैसले पर कायम हैं, इसका क्रेडिट ले रहे हैं और काबुल पर अफगान तालिबान के अचानक कब्जे की जिम्मेदारी भी वो अशरफ गनी की हुकूमत पर डाल रहे हैं। और इस अहम मरहले पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले जो आखिरी बातचीत हुई थी उसकी तफसीलात भी आलमी मीडिया पर शाया हो गई हैं, लीक हो गई हैं। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने सदर बाइडेन और अशरफ गनी के दरमियान होने वाली बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियो तक रसाई हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक 23 जुलाई को अमेरिकी सदर बाइडेन और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान 14 मिनट तक टेलीफोनिक राब्ता हुआ, मगर इस राब्ते से बिल्कुल ये वाज़ेह नहीं हो रहा है कि दोनों लीडरान किसी भी मुमकिन खतरे या काबुल के कब्जे से मुतालिक बाखबर थे या इस हवाले से तैयार नजर आ रहे थे। 23 जुलाई को यह राब्ता हुआ, जबकि 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अशरफ गनी सदारती महल से भागकर बैरून मुल्क फरार हो गए। यानी इस टेलीफोनिक राब्ते और तालिबान के कब्जे में सिर्फ 23 दिनों का फर्क है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान क्या राब्ता हुआ उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। अमरीकी सदर बाइडेन ने 23 जुलाई के टेलीफोनिक राब्ते में अशरफ गनी से कहा कि हम फिजाई मदद जारी रखेंगे अगर हमें पता चले कि हिकमत अमली क्या है। आपके पास बेहतरीन मुसल्लह फौज है जो 3 लाख पर मुश्तमिल है और उनमें जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 70 से 80 हज़ार तालिबान हैं। बाइडेन ने अशरफ गनी से मजीद कहा कि मुझे लगता है कि जो दुनिया और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में तासुर है वो ये है कि तालिबान के खिलाफ जंग में चीज़ें सही से नहीं हो रही हैं। हमें इस तासुर को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सदर बाइडेन ने अशरफ गनी से मजीद कहा कि अगर अफगानिस्तान के अहम सियासी रहनुमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और नई फौजी हिकमत अमली की हिमायत करें तो इससे तासुर बदल सकता है। जब बाइडेन ने अशरफ गनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हामिद करज़ई को शामिल करने के लिए कहा तो साबिक सदर अशरफ गनी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि हामिद करज़ई करामत साबित नहीं होंगे और अब वक्त बहुत अहम है, हम हर शख्स को नहीं ला सकते। हमने करज़ई के साथ महीनों तक कोशिश की और आखिरी दफ़ा मेरी और करज़ई की मुलाकात 110 मिनट तक जारी रही और वो मुझे बुरा भला कहते रहे और इल्ज़ाम लगाते रहे कि मैं अमरीका का गुलाम हूँ। सदर बाइडेन ने अशरफ गनी से कहा कि हम जंग जारी रखेंगे, सियासी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी, ताकि इस बात को यकीनी बना सकें कि ना सिर्फ आपकी हुकूमत बरकरार रह सके बल्कि उसमें इस्तेहकाम पैदा हो। अब ये अल्फाज हैं जिससे बिल्कुल भी ये तासुर नहीं मिल रहा है कि सदर बाइडेन को अफगान हुकूमत के फौरी खात्मे के खतरे का इल्म या अंदाज़ा था। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि अशरफ गनी और सदर बाइडेन के दरमियान होने वाली ये बातचीत लीक किसने की, किसकी मंजूरी से की, क्योंकि इस ऑडियो लीक से ये तासुर मिल रहा है कि अमेरिकी सदर को तालिबान की जारियत का अंदाज़ा तो नहीं था और ना ही कोई तैयारी इस हवाले से नज़र आ रही थी। अशरफ गनी की हुकूमत चंद दिनों में गिर जाएगी इसका अंदाज़ा नहीं नज़र आ रहा है और यही तासुर अमरीका मुसलसल देता आ रहा है कि वो तैयार थे, मगर गलती अशरफ गनी हुकूमत की थी। और अमरीकी इनखला के बाद जब सदर बाइडेन मुल्क के अंदर और बाहर दोनों तरफ से तनकीद की जद में आए और उन्हें दबाव का सामना करना पड़ा, तब भी वो अपने फैसले पर खड़े रहे, गलतियों का सारा मलबा अशरफ गनी हुकूमत पर डालते रहे। कल मीडिया ब्रीफिंग के दौरान
अमरीकी सदर बाइडेन ने कहा कि मैं अफगानिस्तान से निकलने की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इस ना ख़त्म होने वाली जंग में तोसी की इजाज़त नहीं दे सकता था। हमारा ये मफरूज़ा कि अफगान हुकूमत अमरीकी इनखला के बावजूद बरकरार रह पाएगी, वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। हम तो उस वक्त भी तैयार थे जब 20 सालों तक जंग लड़ने वाली और हज़ारों जानें देने वाली अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज इतना मुकाबला नहीं कर सकी जितनी उनसे तवक्को की जा रही थी। हम उस वक्त भी तैयार थे जब अफगानियों ने अपनी हुकूमत को ख़त्म होते हुए और बदउनवानी और करप्शन के इल्ज़ामात में गिरे सदर को फरार होते और मुल्क को तालिबान के हवाले करते देखा। मैं अफगानिस्तान से निकलने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। 2000 अरब डॉलर्स अफगानिस्तान पर खर्च करने और 2500 अमरीकी फौजियों के जानी नुकसान के बाद मैं अमरीका की अगली नस्ल को वो जंग लड़ने के लिए नहीं भेजूंगा जिसे बहुत पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। मैं इस ना ख़त्म होने वाली जंग में तोसी की इजाज़त नहीं दे सकता था। साबिक सदर ट्रंप ने तालिबान से मुआहदा किया और इस पर दस्तखत किए कि 1 मई तक अमरीकी फ़ौज को अफगानिस्तान से निकाला जाएगा और अप्रैल को मैंने फैसला किया कि इस जंग को ख़त्म करूँगा। और ये मफरूज़ा कि अफ़गान हुकूमत अमरीकी इनखला के बाद भी बरकरार रह पाएगी वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। हम तैयार थे जब 20 साल तक जंग लड़ने के बावजूद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान का सामना नहीं कर सके जैसा कि उनसे तवक्का की जा रही थी। हम इस वक्त भी तैयार थे जब अफगानियों ने अपनी हुकूमत का खात्मा होते देखा और बदउनवानी और करप्शन में गिरे अपने सदर को फरार होते और मुल्क को तालिबान के हवाले करते देखा, जिससे वहाँ मौजूद अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के खतरात में इजाफा हुआ। सदर बाइडेन वाज़ेह तौर पर ये तासुर दे रहे हैं कि अमेरिका इस इनखला से मुतालिक जो कर सकता था उसने किया और अशरफ गनी हुकूमत ही तमाम नाअहलियों की जिम्मेदार है। लेकिन सवाल अब भी अमरीकी इंतज़ामिया पर उठ रहे हैं, सदर बाइडेन पर उठ रहे हैं, क्योंकि अगर तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तान मुस्तहकम नहीं हुआ और मज़ीद सिक्योरिटी खदशात पैदा हुए और अमरीका समेत मगरबी ममालिक में दहशतगर्दी के खतरात बढ़े तो सवाल अशरफ गनी से नहीं बल्कि सदर बाइडेन से होगा। उनकी लेगेसी के हवाले से सवाल उठ रहे हैं, उन्हें दबाव का सामना है। रिपब्लिकन पार्टी उन पर तनकीद कर रही है। सीनियर अफगान सहाफ़ी समीउल यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल यूसुफ़ज़ई साहब बहुत शुक्रिया। साहब इस वक्त तालिबान ये इंदिया दे रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर वो हुकूमत का ऐलान कर देंगे। ये भी कह रहे हैं कि जो गुज़िश्ता 20 साल में हुकूमत का हिस्सा रहे वो हुकूमत में नहीं होंगे, मगर साथ में ये भी कह रहे हैं कि इंक्लूसिव हुकूमत होगी, यानी कि मुख्तलिफ तबकों की उसमें नुमाइंदगी होगी। आपको लग रहा है कि एक ऐसी हुकूमत का ऐलान करने में कामयाब हो जाएंगे जिस पर सब मुत्तफिक हों और आगे जाके मज़ीद लड़ाइयाँ ना हो रही हों? मेरे ख्याल में तालिबान पहले भी यही जो रहनुमा थे वही यही इजहार कर रहे थे कि ये बिल्कुल तालिबान की हुकूमत है, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि हमने बज़ोर ताकत ये हुकूमत और काबुल हासिल किया है। अगर मुज़ाकरात के थ्रू कुछ हासिल करते तो फिर तो चांस बन रहा था, लेकिन तालिबान का ख्याल है कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, हमारी अपनी पॉलिसियाँ होंगे, हम एक मजबूत हुकूमत उस वक्त भी बना सकते हैं जब ये हमारी हुकूमत हो। तो मेरे ख्याल में इस वक्त में लगता है कि तालिबान अपने लोगों को हुकूमत बना रही है, लेकिन यह है कि अपने लोगों में जो ताजिक्स है, जो उज़्बेक्स है, जो उज़्बेक तालिबान है और ताजिक तालिबान है, उसको कितना हिस्सा दे रही है। एक बहुत अहम सवाल यही भी है, इसलिए कि जो गुज़श्ता 20 सालों में जो माइनॉरिटीज ग्रुप थे, जो ताजिक थे, उज़्बेक थे, हज़ारा थी, वो अफगान हुकूमत में काफ़ी शेयर्स होल्डर्स थे। वाइस प्रेसिडेंट हमेशा उनका था, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट उज़्बेक कम्युनिटी से होता था या हज़ारा से होता था। इसी तरह कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में भी उनकी काफ़ी तादाद थी। अब तालिबान का एक चैलेंज ये है कि अगर वो साबिका जो मुजाहिदीन या पोलिटिकल ग्रुप हुए अगर उनको हिस्सा न दे, क्या अपनी जो तालिबान के जो अंदर जो नॉन पश्तून है उनको कितना हिस्सा देंगे। मेरे ख्याल में एक अब तालिबान के लिए एक चैलेंज है, अगर वो लोग नाराज हो जाए फिर तालिबान के लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो इसी वजह से कोशिश किया जा रहा है कि जो तालिबान के नज़दीक जो नॉन पश्तून है या नॉन पश्तून तालिबान है उनको भी हिस्सा दिया जाए और फिर दुनिया को ये बताया जाए कि आप लोग का जो गवर्नमेंट से जो मतलब था कि हर कम्युनिटी के लोग अफगान हुकूमत में हो, तो हमने तो उन लोगों को शामिल कर दिया है। ठीक है, ये लोग
साबिका लोग नहीं है, लेकिन नई लोग हैं, अच्छे लोग हैं और तालिबान से भी वाबस्ता है और कुछ लोग तालिबान हटकर भी लोग मेरे ख्याल एक दो रखेंगे। सब अब ज़ाहिर तालिबान को पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा है, पंशेर में उनको किसी एक मुज़ाहमत का सामना ज़रूर है। आपको लगता है जब हुकूमत का वो ऐलान करते हैं उसके बाद ये जो मज़ाहमत है उसकी वजह से और मज़ाहमतें भी जन्म ले सकती हैं, या फिर इस तरीके से अगर वो हुकूमत का ऐलान कर दें तो इस वक्त कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, कोई बगावतों का ख़तरा नहीं है तालिबान को? मेरे जो मालूमात है या जिन लोगों से मेरी बात हो रहे हैं तालिबान कॉन्फिडेंस, ये ख्याल है कि अब हमारे खिलाफ कोई चैलेंज करने वाला अफगानिस्तान मौजूद नहीं है। एक हद तक वो ठीक भी कह रहे हैं कि गुज़श्ता 20 सालों में हुकूमत दी कि अफगानिस्तान उसमें हर कौम के नुमाइंदगी दी गई थी, उनको काफ़ी दिया गया था। जनरल दोस्तम थे, मुहक्किक थे, डॉक्टर अब्दुल्ला थे, सबकी मिक्स हुकूमत थी, लेकिन उसने भी कोई ख़ास कामयाबी पॉलिटिकली नहीं दिखाई। तो कह रहे हैं कि अगर हम एक ही हुकूमत बनाए, एक ही ग्रुप हो तो उनका इम्प्लीमेंटेशन आसान होगा। हमें नहीं समझता कि ये पंशेर का जो रेजिस्टेंस है वो कोई बहुत बड़ा उनको एक मिल जाएगा या बहुत बड़ा वो अपने जो ग्रुप से उसको वसअत देंगे। इस वक्त तालिबान का सिक्का इस वक्त कामिल तौर पर अफगानिस्तान में राइज है और मैं नहीं समझता कि कोई भी ग्रुप अगर तालिबान को चैलेंज करने की कोशिश करे वो कामयाब होंगे, क्योंकि तालिबान बजूरी ताकत काबुल पे कब्जा कर चुके हैं और अपना जो रोब ऑफ दबदबा है सब ग्रुप्स पर बिठा चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त लगता नहीं है कि ये जो रेजिस्टेंस चल रही है वो लंबी मुद्दत तक कोई बहुत बड़ा सरदर्द बन जाए तालिबान के। बहुत शुक्रिया आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपको बात करें। आज नेपरा ने भी कह दिया है कि एलएनजी की महंगी खरीदारी की वजह से सिर्फ जुलाई के महीने में आवाम पर 9.6 अरब रुपए का बोझ पड़ सकता है। वज़ारत पेट्रोलियम की नाअहली और फैसलों में ताख़ीर की वजह से पाकिस्तान एलएनजी की खरीदारी में एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और मुल्क के अरबों रुपए ज़ाया कर रहा है। पहले अगस्त के लिए 22% के स्लोप यानी $15.9 की एलएनजी खरीदी, जिसे मुल्क की तारीख की सबसे महंगी एलएनजी खरीदारी करार दिया गया और अब वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। सितंबर के लिए पीएसओ ने 24.5% के स्लोप पर $17.8 की एलएनजी खरीद ली है। अब यह खरीदारी मुल्क की तारीख की महंगी तरीन खरीदारी है, जबकि पीएलएल को अक्टूबर और नवंबर के लिए 7 कार्गोज के लिए रिकॉर्ड बिड्स मिली हैं। अक्टूबर और नवंबर के लिए 17 से $22.6 तक के रेट मिले हैं, मगर अभी पीएलएल ने बिड्स मंजूर नहीं की हैं, बल्कि अक्टूबर और नवंबर के लिए 5 एलएनजी कार्गोज के लिए नई बिड्स तलब की हैं, मगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें और बढ़ गई हैं। खलीक यानी की खबर के मुताबिक पीएलएल ने अभी 2 कार्गोज की बिडिंग मंजूर नहीं की, मगर 5 कार्गोज की रीबिडिंग कर दी है, जिसका मतलब है कि पीएलएल ने 2 कार्गोज खरीदने का ज़हन बना लिया है। इन दोनों कार्गोज के लिए $17.14 और $17.53 का रेट मिला है, यानी सिर्फ 3 कार्गोज में अगर हुकूमत लेती है तो $100 मिलियन से ज़ायद का या 17 अरब रुपए का नुकसान होगा देर करने की वजह से। और बाकी 5 कार्गोज की दोबारा बिड्स का नतीजा आना भी बाकी है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ 3 माह में मुल्क को $500 मिलियन या 83 अरब रुपए के नुकसान का सामना है, और वजह सिर्फ और सिर्फ वज़ारत पेट्रोलियम की नाअहली है, जो जिम्मेदारी अब नैप पर डाली जा रही है कि उनकी वजह से ये नहीं किया जाता। मुसलसल महंगी खरीदारी हो रही है और फिर महंगी बिजली पैदा हो रही है, जिसकी कीमत आवाम को अदा करनी पड़ रही है। और अब जो कीमत बताई गई जुलाई के महीने के लिए वो ₹1.46 महंगा करने की दरख्वास्त की गई, जिस पर आज नेपरा में समाअत हुई। और समाअत के दौरान नेपरा ने कहा कि जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में ₹1.37 फी यूनिट बिजली महंगी हो सकती है और सार्फिन पर 21 अरब रुपए मुंतकिल हो सकते हैं। समाअत के दौरान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पावर प्लांट्स को वक्त पर एलएनजी नहीं मिलती, जिस पर नेपरा के मेंबर ने कहा कि नाक़िस मनसूबाबंदी की सज़ा आवाम को नहीं दे सकते। नेपरा हुकाम ने कहा कि महंगी एलएनजी की वजह से सार्फिन पर 9 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ मुंतकिल होगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अथॉरिटी को भी एहसास है कि ये मुजव्वज़ा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। नेपरा ने तस्दीक की कि महंगी एलएनजी की वजह से सार्फिन पर 9 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे पहले ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी महंगी एलएनजी खरीदारी से अरबों रुपए के नुकसान की निशानदही कर चुकी है और इस प्रोग्राम में 2020 में उठाए गए हक़ाइक़ की तस्दीक कर चुकी है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिसंबर 2020 के लिए ताख़ीर से टेंडर करने की वजह से 7.7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अगस्त और सितंबर के लिए ताख़ीर से टेंडर करने की वजह से 1.65 अरब रुपए का नुकसान किया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल जनवरी के लिए ताख़ीर से टेंडर करके 1.3 अरब रुपए का नुकसान हुआ, यानी सिर्फ 3 खरीदारियों में 10 अरब रुपए के नुकसान की तस्दीक ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट में कर चुका है। और इस नुकसान की वजह ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में यह बताई
कि इंतजामिया ने मुल्क में सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ने के तारीखी रुझान को मद्देनजर नहीं रखा और बैनुल-अक़वामी मार्केट में एलएनजी की कीमतों में इजाफे के रुझान पर नजर रखने में भी नाकाम हुई। कमजोर प्लानिंग और गलत फैसलों के नतीजे में देर से एलएनजी टेंडर किए गए और इसी वजह से महंगे दामों एलएनजी खरीदी गई। यानी गुज़िश्ता बरस भी आवाम को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ी और इस बरस भी आवाम को महंगी बिजली की कीमत की सूरत में ये कीमत अदा करनी पड़ेगी, महंगी सीएनजी की सूरत में ये कीमत अदा करनी पड़ेगी। हुकूमत के पास गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी मौका था कि आलमी मंडी में एलएनजी की कम कीमतों से फ़ायदा उठाती, मगर ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल भी महंगी एलएनजी खरीदी और इस साल भी तारीख की महंगी तरीन एलएनजी खरीदी जा रही है। अप्रैल में एलएनजी की कीमतें कम थीं और दुनिया एलएनजी की खरीदारी कर रही थी। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने अपनी 30 से 40% की एलएनजी आखिर में जाके खरीदी हो। एक दो कार्गो पाकिस्तान भी देर से खरीद सकता है, दीगर ममालिक भी खरीदते हैं, मगर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अपनी डिमांड का 30 से 40% आखिर में जाके खरीद रहा है। 8 अप्रैल को ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक सर्दियों से पहले एलएनजी दरामद करने वाले ममालिक ने सौदे करना शुरू कर दिए हैं। चीन ने जून से फरवरी 2022 के लिए 35 कार्गो अप्रैल में ही खरीद लिए ताकि सर्दियों में गैस की जरूरत को पूरा किया जा सके। इसके अलावा चीन, जापान और जनूबी कोरिया के दीगर खरीदार भी सर्दियों के लिए सौदे कर रहे हैं। खबर के मुताबिक एशिया के एलएनजी इंपोर्टर्स अप्रैल में ही सर्दियों तक की खरीदारी कर रहे हैं ताकि गुज़िश्ता साल सर्दियों में पैदा होने वाली सूरत हाल से बचा जा सके। गुज़िश्ता साल भी मुख्तलिफ ममालिक ने सर्दियों से पहले ही एलएनजी की खरीदारी शुरू कर दी थी। 11 सितंबर 2020 को ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हुआ कि एलएनजी 8 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे में आउटेजेस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक तेजी से एलएनजी खरीद रहे हैं ताकि उन्हें बाद में और महंगी एलएनजी ना खरीदनी पड़े। यहाँ तक कि कोरोना से बुरी तरह मुतासिर भारत भी गुज़िश्ता बरस अपनी गैस की पैदावार की कमी की वजह से एलएनजी खरीद रहा था। ब्लूमबर्ग ने मजीद लिखा कि कीमतें सप्लाई कम होने की खदशात की वजह से बढ़ रही हैं। यानी सितंबर 2020 में ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हो चुका था कि खदशा है कि सर्दियों में सप्लाई ना हो, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक कोरोना की दूसरी लहर के खदशात के बावजूद तेजी से गैस खरीद रहे थे कि कहीं बाद में मजीद महंगी ना खरीदनी पड़ जाए। इन तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद गुज़िश्ता बरस भी पाकिस्तान ने बिल्कुल आखिर में 35 से 40% अपनी डिमांड का गैस खरीदी। हालांकि सर्दियों की डिमांड पता थी। पाकिस्तान ने $5 से $5.5 की गैस की बजाय इंतहाई महंगी एलएनजी गुज़िश्ता बरस भी खरीदी। जनवरी और फरवरी में तो कुछ टेंडर्स के लिए एलएनजी नहीं मिली और कोरोना के दौरान मुख्तलिफ ममालिक और कंपनियों ने इंतहाई सस्ते तवील मुद्दती मुआहदे भी किए। कोरोना में जब कीमतें गिरी तो फ़ायदा उठाया गया। 2019 से ज़्यादा मुआहदे 2020 में कोरोना के दौरान हुए और जब हम तवील मुद्दती मुआहदों के लिए हुकूमत से कहते तो हुकूमत मौक़िफ़ देती कि तवील मुद्दती मुआहदों की ज़रूरत ही नहीं है, पाकिस्तान की डिमांड ही नहीं। मकसद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तो आप मुझे एक मिनट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आप खिलाफ हैं और आपने जी 800 के कॉन्ट्रैक्ट तो पिछली हुकूमत कर गई हुई है। मैं इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, लॉन्ग टर्म 1000 के कर लूं, तो वो जो 200 एडिशनल मैं ले रहा हूं, वो जो साल में 1/3 पीरियड ऐसा आता है कि वो मेरे पास डिमांड नहीं है, मैं उसका क्या करूं? अगर ऐसा है तो मुझे अगर ऐसा है स्पॉट पे उठाना पड़ेगा ना। फिर बाद में खुद जाके मुआहदा किया जो नवंबर से लागू होगा और अभी अवाम भुगत रहे हैं, मुल्क का ज़िया हो रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सहाफ़ियों की हिरासानी के मामले पर मुसलसल सख्त ऑब्जर्वेशन दे रही है। FIA की जानिब से इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल पर बरहम नजर आ रही है। साइबर क्राइम कवानीन के तहत FIA की कार्रवाइयों पर अदालत सवालात उठा रही है। गिरफ्तारियों और नोटिस के जरिए सहाफ़ियों को हिरासा करने पर FIA अफसरान की सरजनिश भी हो रही है और इन कार्रवाइयों का तरीक़ाकार और सवालात की जद में है। अदालत ये भी कई बार कह चुकी है कि FIA इस तासुर को ख़त्म करे कि वो चंद मखसूस सहाफ़ियों को ही टारगेट करती है। सिर्फ यही नहीं, FIA ने खुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये यकीन दहानी कराई थी कि साइबर क्राइम कवानीन के तहत कार्रवाइयों के लिए बाकायदा SOPs बना लिए गए हैं। मगर अहम बात यह है कि FIA की अपनी यकीन दहानी के बावजूद उसके तर्ज अमल में कोई फ़र्क नहीं आया और यकीन दहानी के बाद भी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें सहाफ़ियों को वैसे ही हिरासा किया गया जैसे पहले किया जाता था। आज इसी बात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी FIA पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कानूनी तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर लाहौर में 2 सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने वाले FIA के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए हैं। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अदालत में मौजूद FIA के अफसर से कहा कि क्यों उन सहाफ़ियों के पीछे पड़ गए हैं जो हुकूमत या किसी और के खिलाफ राय दे रहे हैं। बार बार कहा है कि इस तासुर को ख़त्म करें। पिछली समाअत के बाद FIA ने इस अदालत की तौहीन की कि अदालती हुक्म के बाद बनाए गए SOPs FIA लाहौर पर अप्लाई नहीं होते। इस पर FIA के अफसर ने जवाब दिया कि FIA लाहौर पर भी वही SOPs अप्लाई होते हैं। उसका सर्कुलर भी इशू किया था। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आपके खिलाफ जो तासुर है आपने उसको कन्फर्म कर दिया है। एक आम शहरी को डराने के लिए FIA का एक नोटिस ही काफ़ी है, इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। क्यों ना शहजाद अकबर से पूछें कि इस अदालत के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। डायरेक्टर FIA ने इस अदालत को गुमराह किया है। बताएं
जिस FIA के अफसर ने SOPs की खिलाफ वर्जी की, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? अगर FIA ने लाहौर वाले वाक़े के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो उसका कौन जवाबदेह है? कहा था तासुर खत्म किया जाए कि कार्रवाइयां सिर्फ चंद सहाफ़ियों के खिलाफ हो रही हैं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि हमारा प्लान था कि प्रेस एसोसिएशन के साथ भी कोऑर्डिनेट करने का मैकेनिज्म बनाएंगे, एक चांस दे दें तो हम देख लेते हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जिन अफसरान ने लाहौर में ये काम किया उनके खिलाफ एक्शन लेकर मिसाल बनाएं। अगर उन अफसरान के खिलाफ एक्शन लेकर मिसाल नहीं बनाई जाती तो पटिशनर्स के खदशात दुरुस्त साबित होंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आज ये भी कहा कि अगर कोई राह चलता शख्स वज़ीर आज़म के खिलाफ शिकायत कर दे तो क्या FIA वज़ीर आज़म को बुला लेगी? हर एक की अपनी राय है, लेकिन FIA इस कानून का इस्तेमाल इस तरह तो नहीं कर सकती। FIA रियासत की एजेंसी है, उसको तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। आज़ादी इज़हार राय का गलत इस्तेमाल भी होता है, झूठ भी बोला जा रहा है, लेकिन रेगुलेशन का तरीका ये नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल उठाया कि हर समाअत के बाद FIA अदालती फैसले की परवाह किए बगैर कोई नया काम कर देती है। जिस डायरेक्टर ने इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की खिलाफ वर्जी की है उसको क्या सज़ा होनी चाहिए? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि प्रोसेस की अगर पैरवी नहीं की गई है तो वाक़े में मुलविस अफसरान को सज़ा होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने आज ये भी नुक्ता उठाया कि हर समाअत पर FIA एक नई चीज़ ले आती है जो उसकी पहली बात की नफ़ी कर देती है। FIA जो कर रही है ये मुस्तकबिल के लिए अच्छा ट्रेंड नहीं है। FIA और हुकूमत को एक मौका दे रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनसे मुताल्लिक तासुर ख़त्म करें। अगर आप राय देने के सारे रास्ते बंद कर देंगे तो उसका असर वायलेंस की सूरत में सामने आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की मज़ीद समाअत अब 27 सितंबर को होगी। हमने आज की अदालती कार्रवाई पर बात करने के लिए मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।